मेल न्यूट्रिशन की सीरीज़ में अभी हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जिसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अलग अलग करते हैं, पहले सीवियर मेल न्यूट्रिशन की हमने अलग से मैनेजमेंट पढ़नी है और उसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट की हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम सारा पढ़ के आ चुके हैं कि सीवियर मेल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जैसे कि इतनी सारी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसमें जो ग्रेड 3 होती है वही हम उसको सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब कैसे, लेकिन अगर क्लिनिकल बेसिस पर देखें तो जो अकॉर्डिंग टू द जी स्कोरिंग या फिर कोल अगर क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम देखें तो BMI फॉर एज अगर बच्चे का -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तो फिर हम उसे सीवियर मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। या फिर दूसरी चीज़ हम उसकी देखते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। अगर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस बच्चे का लेस देन 12 सेंटीमीटर है तब भी हम बोलेंगे वो सीवियर मेल न्यूट्रिशन में। और माइल्ड टू मॉडरेट कैसे, अगर हम जी स्कोरिंग या कोल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से BMI फॉर एज उसका लेस है तो फिर हम कहेंगे कि माइल्ड मेल न्यूट्रिशन है। और अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मॉडरेट। और अगर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन बिटवीन 12 to 14 सेंटीमीटर है तब हम माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर इसको लेकर आते हैं। तो ये तो भी हमने ऐसे ही ओवरऑल देख लिया, लेकिन अब हमने पढ़नी है इसकी मैनेजमेंट। तो सीवियर की मैनेजमेंट मोस्टली बच्चा सीवियर मेल न्यूट्रिशन में जब भी आता है तो इसकी हम हॉस्पिटलाइज्ड मैनेजमेंट करते हैं, सही इमरजेंसी में मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट का हम होम ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसलिए दोनों का भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देखते हैं कि सीवियर मेल न्यूट्रिशन का कैसे हम पढ़ते हैं। जब सीवियर मेल न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम 3 फेजेस में हमने इसको मैनेज करना होता है। 3 फेजेस में या 3 अगर स्टेप्स भी कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स में हमने इसको मैनेज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, अर्ली ट्रीटमेंट। इस अर्ली ट्रीटमेंट को हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। मतलब कि जब बच्चा आ रहा है ना तो वो बहुत सारी कंडीशन के साथ आता है। उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा, उसको हाइपोथर्मिया भी होगा, उसको एनीमिया भी होगा, आई साइन भी होंगे। ये सारी ऐसी कंडीशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे विदिन 2 to 3 डेज़। जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना उसको हमने कंट्रोल करना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप है रिहेबिलेशन फेज़। अब रिहेबिलेशन फेज़ में क्या है कि अभी बच्चा खुद से खाना पीना शुरू हो गया है। मतलब इसमें तो खुद खा भी नहीं पा रहा था, पी भी नहीं पा रहा था, अब इसमें खुद से खाना पीना शुरू हो गया है बच्चा। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे उसका जितना भी वेट लॉस हुआ है पहले, अब उसको पहले हमने रिकवर करना है। उसको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। एंड थर्ड जो फेज़ होता है वो होता है फॉलोअप। अब जब घर भेजने लगे हैं बच्चे को तो अब हम बताएंगे कि आप माँ को बताएंगे कि इतने वीक के बाद आपने बच्चे को लेके आना है ताकि रिकरेंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं। जब सीवियर मेल न्यूट्रिशन की तो 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं, अर्ली मैनेजमेंट, रिहेबिलेशन एंड फॉलोअप। अर्ली मैनेजमेंट विदिन 2 to 3 डेज़ में हमने जितनी भी बच्चे के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हमने उसको सही करना है। क्योंकि जब सीवियर में आता है ना बच्चा तो उसको सब कुछ होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में भी होगा, हाइपोथर्मिया में भी होगा, मे बी उसको एनीमिया भी हो, सीवियर आई साइन भी हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल क्लाउडिंग, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर दूसरी विटामिन की डेफिशिएंसी, हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद जब ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ट्रीट हो गई फिर बच्चे को अब पहले खाना वाना शुरू करेंगे, बच्चे का स्टार्ट फीडिंग शुरू करवाएंगे। लेकिन उसमें भी हमने फीडिंग फार्मूलाज देते हैं क्योंकि बच्चे का अभी इतना डाइजेस्टिव सिस्टम इतना इंप्रूव नहीं हुआ कि वो खुद से खा सके, खुद से डाइजेस्ट कर सके। तो हम ऐसे ऐसे उसको खुद ही से ही कैलोरीज वाले फूड देंगे ताकि वो ईजिली बच्चा एब्जॉर्ब कर पाए। तो हमने फीडिंग पहले फार्मूलाज वगैरह देने हैं। फिर रिहेबिलेशन फेज़ में तब भी इंटर करेगा बच्चा जब प्रॉपरली खुद से खा पी सकेगा, नहीं तो वो ये अर्ली फेज़ में ही होगा बच्चा। और ये विदिन 2 to 3 डेज़ हमने ये बच्चे को ट्रीट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देख लेते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम कैसे सही करते हैं। देखिए मेल न्यूट्रिशन में फ़र्स्ट ये याद रख लें कि जब भी बच्चा आता है माइल्ड से मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन में तो कभी भी आपने बच्चे को फ्लूइड्स वगैरह नहीं देने, क्योंकि बच्चे में ऑलरेडी एडिमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं या बच्चा एडिमा में होगा भी तो फिर उसका जो एडिमा है वो वर्सन हो जाता है फ्लूइड्स के साथ। तो बच्चे मेल न्यूट्रिशन में बच्चे को कभी भी हमने ज़्यादा फ्लूइड्स नहीं देने। सीवियर में भी इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चा मोस्टली शॉक के साथ आता है या सीवियर हाइपोवोलीमिया के साथ आता है। इसमें भी हम इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं देंगे। अभी देखेंगे फ्लूइड्स का हम कितना कम अमाउंट दे रहे हैं बच्चे को। तो मेल न्यूट्रिशन में हम ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा बच्चे को फ्लूइड ना दें। रादर अगर बच्चा कोई मतलब कि शॉक में है या फिर अगर बच्चे को सीवियर हाइपोवोलीमिया है तब भी हम देंगे। तो अब जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम पढ़ते हैं तो इसको सिर्फ 2 स्टेप्स हमने याद करने हैं, 2 स्टेप्स में पढ़ना है। पहले हमने IV सॉल्यूशन देना है एंड देन फिर रेजोमाल पे आ जाना है। तो IV सॉल्यूशन हमने कैसे देना है बच्चे को, IV सॉल्यूशन में आप कुछ भी दे सकते हैं। हम रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं
या फिर हम नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन, लेकिन इसको देना है हमने 5% डेक्सट्रोज यानी कि शुगर सॉल्यूशन के साथ। आइदर आप रिंगर लैक्टेट दे दो या नॉर्मल सलाइन, लेकिन उसमें 5% डेक्सट्रोज होनी ही होनी चाहिए। अब अमाउंट कितना देंगे, हमने पढ़ा है कि मेल न्यूट्रिशन में हमने बच्चे को कम ही देना होता है। अब 1 घंटे के अंदर सिर्फ उसको 15 ml पर kg के हिसाब से देंगे। जैसे अगर बच्चे का वेट 10 kg है तो फिर हम उसको कितना देंगे, 15 × 10 हो गया, 150 ml हमने बच्चे को 1 घंटे के अंदर देना है। सही है, 1 घंटे के अंदर हमने बच्चे को इतना देना है। फिर 1 घंटे के बाद बच्चे की कंडीशन हमने रीअसेस करनी है। अगर बच्चा सही हो गया है तो फिर अभी हमने रेजोमल पे आना है, लेकिन अगर बच्चा नहीं सही हुआ फिर 1 घंटे में सेम अमाउंट ही हम रिपीट करेंगे जब तक बच्चा शॉक से रिकवर नहीं हो जाता, क्योंकि बच्चा आता ही शॉक से मोस्टली या सीवियर हाइपोवोलेमिया से। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने आईवी सॉल्यूशन देना है और इतना अमाउंट में देना है। अब दूसरा जो आता है वो है हमने रेजोमल बच्चे को देना होता है। रेजोमल मतलब कि रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर मेल न्यूट्रिशन। अभी मेल न्यूट्रिशन से अलग से इसको डिज़ाइन किया होता है। ओआरएस वगैरह हम बच्चे को नहीं देते हैं मेल न्यूट्रिशन में, रेजोमल सॉल्यूशन देते हैं। तो पहले देखते हैं इसका अमाउंट कितना देंगे। हम 5 to 10 ml पर kg हम बच्चे को देते हैं हर घंटे में। और ये कब तक देंगे, पूरे 10 घंटे तक, फॉर 10 आवर्स। हमने हर घंटे में देना है 5 to 10 ml पर kg पर आवर देना है। और कब तक चलाएंगे, पूरे 10 घंटे तक हमने चलाना है। अगर बच्चे की अभी हिम्मत है कि वो खुद से पी पा रहा है तो सही है, नहीं तो हम एनजी ट्यूब के ज़रिए हम रेजोमल सॉल्यूशन उसको देते हैं। सही है, अभी इसको कितना देंगे। अब रेजोमल है क्या, पहले हम ये देखते हैं। रेजोमल ओआरएस से डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो इसमें जो सोडियम का अमाउंट है वो कम होता है, पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है और शुगर का अमाउंट भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वगैरह है वो भी इसके अंदर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिज़ाइन किया होता है मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे के लिए। अब इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। इसमें शुगर का जो अमाउंट है वो 50 ग्राम होता है। एंड उसके अलावा इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और उसके अलावा मिनरल्स हैं, सब कुछ प्रेजेंट होता है। 40 ml इसके अंदर मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा एक पैकेट इसके अंदर ओआरएस का प्रेजेंट होगा। ये ऐसे कुछ पैकेट आता है, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर। तो ये ऐसे आता है और इसको फिर जब हमने 2 लीटर वाटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं तो ये बन गया रेजोमल सॉल्यूशन। अभी ये क्या है कि अभी हमने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा, तो इसको हम 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहले हम आईवी सॉल्यूशन देंगे बच्चे को 15 ml पर kg के हिसाब से 1 घंटे में। अगर बच्चे का सही हो गई ये कंडीशन, शॉक से रिकवर कर गया है, तो फिर हम रेजोमल स्टार्ट करते हैं। आइदर हम ओरल भी देंगे, नहीं सही हुआ तो फिर हम एनजी ट्यूब के ज़रिए भी बच्चे को दे सकते हैं। 5 to 10 ml पर kg के हिसाब से देना है और ये 10 घंटे तक हमने बच्चे को देना होता है। उसके अलावा हम देते हैं इसके अंदर हमने एक थोड़ी सी कंस्टिट्यूएंट पढ़ी और ओआरएस से कैसे डिफरेंस है ये देखा, इसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है और उसको कैसे मिक्स करना है, तो ये देखा। अब हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। अब सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि हम हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे मैनेज करते हैं। अब हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे मैनेज करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में हम ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। अगर बच्चे का ब्लड शुगर लेवल लेस देन 54 मिलीग्राम पर DL जितना इतना कम हो गया है बच्चे का, तब हम बोलेंगे बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में है। अब बच्चे का जो हाइपोग्लाइसीमिया है, हमने शुगर सॉल्यूशन देने हैं, ग्लूकोज या सक्रोज देना है। 10% हम देते हैं, जैसे इसमें 5% डेक्सट्रोज दे रहे थे आईवी सॉल्यूशन में, इसमें 10% ग्लूकोज हम देंगे या फिर 10% आप सक्रोज भी दे सकते हैं। दोनों में से हमने एक चीज़ देनी है। अब इसको हम आईवी भी दे सकते हैं या एनजी ट्यूब के ज़रिए भी दे सकते हैं, लेकिन हमने ये याद रखना है आईवी में जब देंगे ना तो हमने थोड़ा सा जो कंसनट्रेशन है, अमाउंट है, हमने कम रखना है, डोज वगैरह कम रखना है। लेकिन जब एनजी ट्यूब के ज़रिए देंगे तो हमने अमाउंट जो ग्लूकोज सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि जीआईटी में ये नहीं है कि जितना 100% दो आप सारा ही एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ वो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा और कुछ वैसे ही लॉस हो जाएगा। जीआईटी में सारा एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आईवी में जितना आपने कंसंट्रेशन आपको अंदर चाहिए आप उतना सेम अमाउंट दोगे। लेकिन एनजी ट्यूब, अगर एनजी ट्यूब के ज़रिए देंगे तो हम थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देंगे। जैसे अगर हम आईवी के ज़रिए हम देंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन तो 5 ml पर kg के हिसाब से बच्चे में देंगे, लेकिन जब एनजी ट्यूब के ज़रिए देंगे तो 50 ml पर kg के हिसाब से देंगे। और फिर हमने हर आवर बच्चे की ग्लूकोज जो लेवल है मेजर करते रहेंगे। ये भी हमारा हो गया हाइपोग्लाइसीमिया भी कैसे मैनेज करते हैं। अब थर्ड पे हमने हाइपोथर्मिया मैनेज करनी है। अब हमने थर्ड पर देखना है कि हम हाइपोथर्मिया को कैसे मैनेज करेंगे। हाइपोथर्मिया बच्चे का अगर टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल से तो हमने उसको भी करना है। देखिए, अगर इन्फेंट है, बच्चा लेस देन 1 ईयर है, तो फिर हमने उसको कैंगेरू जो मदर टेक्निक होती है, जैसे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, उससे भी हम बच्चे का काफ़ी कंडीशन सही हो जाती है। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो फिर हम उसको क्लॉथिंग करवा सकते हैं, वार्म ब्लैंकेट वगैरह, वार्म क्लॉथ, उसका सर वगैरह ढक देंगे, ये करेंगे। और अगर इन्फेंट है लेस देन 1 ईयर तो उसको आइदर कैंगेरू टेक्निक हम यूज़ करते हैं या फिर हम उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो फिर इंक्यूबेटर से भी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, बच्चे का नॉर्मलाइज हो जाता है, बच्चे का जितना होना चाहिए।
तो ये तीनों चीज़ें करते हैं और उसको हम हर घंटे या हर 30 मिनट्स में हमने उसका टेम्परेचर मेजर करते रहना होगा बच्चे का। तो ये तीनों चीज़ें हमने मैनेज कर लिया। फोर्थ पर हम देखते हैं अगर बच्चा सीवियर एनीमिया के साथ है तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना होता है। और वो कब करवाते हैं, तो हम हीमोग्लोबिन लेवल हम बच्चे का चेक करते हैं सीबीसी करवाने के बाद। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 4 ग्राम पर डीएल है, अगर इतना हो गया है तो फिर हमने बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना होता है विदिन 48 आवर। मतलब जब आया हो तो उसके विदिन 2 डेज़ के अंदर ही हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाना है। या फिर अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल 4 से 6 ग्राम पर डीएल है, लेकिन साथ में उसको निमोनिया या टीबी भी है, मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी है, तब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। तो सीवियर अनीमिया बच्चे को हो, कब कितना हो, या तो 4 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन लेवल कम हो, या फिर 4 to 6 तो है लेकिन साथ में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी है, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा देंगे। तो ये हमने 4 स्टेप्स देख लिए। अब 5th पे देखते हैं अगर बच्चा आई साइंस भी हो बच्चे के अंदर। आई साइंस यानी कि कॉर्नियल अल्सरेशन वगैरह बच्चे के अंदर प्रेजेंट हो, या कॉर्निया बिल्कुल क्लाउड यानी कि धुंधली धुंधली सी हो गई हो बच्चे के बिल्कुल, तो मतलब कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और इसमें इन्फेक्शन यानी कि केराटाइटिस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसमें अभी हमने 3 चीज़ें करनी होती हैं। अब क्या करना होता है, पहले तो हम एट्रोपिन आई ड्रॉप्स बच्चे को देंगे, माँ को देंगे कि बच्चे को वो मतलब कि ना अप्लाई कर दे। एट्रोपिन आई ड्रॉप्स हम देंगे। सेकंड पे हम देंगे टेट्रासाइक्लिन के आई ड्रॉप्स देंगे ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, केराटाइटिस वगैरह ना हो, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, टेट्रासाइक्लिन के आई ड्रॉप्स देंगे। थर्ड पे हम देते हैं विटामिन ए। अब विटामिन ए के जो डोजेज़ है ना, ये अकॉर्डिंग टू एज डिफरेंट होते हैं। जैसे देखिए अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ का है तो हम देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर बच्चा 6 मंथ से 12 मंथ का है, मतलब 1 साल का है, 6 मंथ से 1 साल तक का बच्चा है, तो हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और अगर 12 मंथ से बड़ा है, मतलब कि 1 साल से बच्चा बड़ा है, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। और ये हमें याद रखना है कि बच्चा अगर 6 मंथ से कम है तो विटामिन ए का 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। अगर 6 to 12 मंथ है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। अगर 12 मंथ से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा है, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तो जब भी आई साइंस के साथ आए तो हमने ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। अब देखिए हमने ये जो स्टेप अर्ली फेज़ में या इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हमने जो फॉलो करना है वो हमने देख लिया कि कैसे करना है। तो हमने आई साइंस में भी देखा कि 3 चीज़ें देंगे, एट्रोपिन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे और उसके बाद विटामिन ए देंगे। डोजेज जो हो जाते हैं वो अलग अलग होते हैं एज की बेसिस पर। तो अब उसके अलावा आ जाता है अदर विटामिन। अगर अदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो, मोस्टली होती है बच्चों को, तो हम दे ही देते हैं। अब क्या देंगे इसमें, हमने विटामिन डी देते हैं बच्चे को, और वो कितनी देंगे, 4,000 इंटरनेशनल यूनिट। ये याद रखने होंगे, डोज ये हमने याद ही रखने हैं। और उसके अलावा हम देंगे विटामिन के, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से फिर ब्लीडिंग के चांसेस बच्चे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें रिकेट्स के चांसेस बढ़ेंगे बच्चे में। तो 5 mg हम दे देंगे इंट्रामस्कुलर डोज बच्चे के अंदर हम दे देंगे, इंट्रामस्कुलरली अप्लाई कर देंगे। तो विटामिन डी हम देंगे और विटामिन के, या अदर विटामिन में दूसरी भी दे सकते हैं। अब उसके अलावा हम लास्ट में हमने अब स्टार्ट कर देनी है बच्चे की फीडिंग। अब ये सारी हमने कंडीशन सही कर दी। अब हमने बच्चे की फीडिंग स्टार्ट कर देनी है, और वो भी नॉर्मल फीडिंग नहीं, जैसे जो भी दलिया वलिया जो हो गया खिला दिया, नहीं। अब हमने पहले फीडिंग फार्मूलाज जो बच्चे के लिए डिज़ाइन किए होते हैं मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चों के लिए, वो देते हैं। और वो 2 होते हैं, F75 फीडिंग फार्मूला 75 जिसके अंदर 75 कैलोरीज होती हैं, एंड देन F100 जिसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं। पहले हम ये स्टार्टर फार्मूला देते हैं जिसके हम F75 कहते हैं, जिससे बच्चे का जो थोड़ा GIT जो होता है सिस्टम, वो थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर ले, एक्सेप्ट कर ले। फिर जब बच्चा इसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद हम थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज वाला दे देंगे, F100। अब इसके अंदर 75 कैलोरीज होती हैं और 0.9 ग्राम प्रोटीन होती है, और इसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं और इसको हम कहते हैं 2.9 ग्राम इसमें प्रोटीन होती है। इसको स्टार्टर फार्मूला कहते हैं और इसको केचप फार्मूला कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये अर्ली फेज़ हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब अर्ली फेज़ के बाद अगर बच्चा ये सब कंडीशन मैनेज करने के बाद अगर बच्चा अभी खाने पीने लग जाए खुद से, तो अब हम उसको रिहेबिलिटेशन फेज़ में लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं सही से खा पी रहा तो दोबारा से हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है बच्चे के अंदर रह रही है जिसकी वजह से वो अभी तक सही नहीं हुआ है। पहले उसको हम मैनेज करेंगे, फिर हम रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर लाएंगे। तो ये जितनी भी अर्ली हमने कॉम्प्लिकेशंस थी वो पढ़ ली। तो रिहेबिलिटेशन फेज़ में भी इंटर होने का एक क्राइटेरिया है कि कब हमें पता चले कि रिहेबिलिटेशन फेज़ में अभी इंटर होना है। कौन कौन से ऐसे साइंस हैं बच्चे के अंदर जो अपीयर होंगे तो हमें लगेगा कि हाँ अभी इसका रिहेबिलिटेशन फेज़ स्टार्ट कर देना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म करके अब बच्चे की फीडिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो वो हम कैसे हमें पता चलेगा, तो इसका भी क्राइटेरिया इसका ये है कि जब भी बच्चे का वज़न मोर देन 5 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़े फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज।
मतलब कि बच्चे का वज़न आपने चेक किया है, 3 दिन लगातार आप चेक कर रहे हैं और तीनों दिन उसका 5 ग्राम पर डे के हिसाब से उसका वज़न बढ़ रहा है। एक तो ये मेन क्राइटेरिया ये है। दूसरा मेन क्राइटेरिया ये है कि जब बच्चा स्टार्ट कर दे ईटिंग करना, खुद से उसका वो खाना शुरू कर दे और उसकी एपेटाइट जो है, उसकी भूख लगना नॉर्मल हो जाए, तब भी हम बोलेंगे कि अभी उसको रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ में बच्चा एंटर हो गया है। और तीसरा, अगर बच्चा बैठ रहा था तो वो बैठना शुरू कर देगा, अगर पहले वो क्रॉल करता था, अभी बीमारी के बाद वो दोबारा से क्रॉल करना शुरू कर देगा, सही हो गया। अगर वो पहले वॉक करता था, वॉक करना शुरू कर देगा, तो अपनी वो डेली एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू कर देगा, बातें वगैरह करना शुरू करना, ये सब कुछ वो जैसे करता था वो अभी नॉर्मल हो गया है, सही से कर रहा है, सही है। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वो कंट्रोल हो गई है। जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह था, हाइपोथर्मिया वगैरह था, तो ब्लड शुगर लेवल भी उसका कंट्रोल हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल हो गया और उसके बाद टेम्परेचर भी सही हो गया, एडिमा भी नहीं है। तो ये सब कंडीशन जब सही हो जाएंगी तब हम बोलेंगे कि अब इसको रिहेबिलिटेशन फेज में इंटर कर सकते हैं। तो एक तो इसका वजन बढ़ेगा मोर देन 5 ग्राम पर डे, 3 कंजिक्यूटिव डेज लगातार हमने चेक किया इतना उसका वजन बढ़ रहा है। और अगर वो स्टार्ट ईटिंग करना शुरू कर दे, खुद से खाना शुरू कर देगा, खुद से नहीं खा रहा तो कभी भी रिहेबिलिटेशन फेज में इंटर नहीं करेंगे। एपेटाइट उसकी नॉर्मल हो जाए, डेली एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दे और जितनी भी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग थी उसको हमने कम्प्लीटली कंट्रोल कर दिया है, तो अब हम उसको इंटर करते हैं। अब इसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है या मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो हमने रिहेबिलिटेशन फेज में हमने अप्लाई करने होते हैं। पहला तो ये है कि हमने बच्चे का जितना भी वेट उसका मतलब कि लॉस हुआ है उसको हमने प्रॉपर रिकवर करना है। पहला तो ये है कि हमने उसका वेट रिकवर करना है। दूसरा, हमने इसको इमोशनल सपोर्ट वगैरह बच्चे को देनी होती है क्योंकि वो खुद भी इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था। अब रिकवर वेट करने के लिए हम उसको कैलोरीज एक्स्ट्रा देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग पर है, ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में करवाएंगे। तो यही हम सब कुछ करते हैं। वो कैसे करते हैं रिहेबिलिटेशन, ये देखते हैं। अब देखिए रिहेबिलिटेशन में हमें ना दो दो चीज़ें करनी होती हैं बस, और दो चीज़ें ये करनी होती हैं कि पहला तो हमने उसकी फीडिंग स्टार्ट करवानी है, मतलब कि वो खुद से खाने लग गया है, सही है। अगर वो 2 साल से कम उम्र का है तो हम उसको सेमी सॉलिड फूड वगैरह देंगे, सही है। सेमी सॉलिड फूड वगैरह देंगे, मतलब कि बिल्कुल सॉलिड नहीं देंगे क्योंकि उसका इतना जीआईटी मैच्योर नहीं हुआ है कि वो अभी इतनी बीमारी से निकल के अभी इतना कुछ ऐसा खा सके। तो सेमी सॉलिड जैसे कि दलिया वगैरह, खीर वगैरह हो गई, ये चीज़ें हम देंगे। अगर 2 साल से ज़्यादा है तब आप सॉलिड फूड उसको दे सकते हो, बस यही इसमें ये है। बाकी अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे, तो यही चीज़ है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें हम आयरन सप्लीमेंट देंगे, फॉलिक एसिड वगैरह के सप्लीमेंट देंगे, तो ये सब चीज़ें हमने कंटिन्यू करनी है। अगर बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम उसकी वैक्सीनेशन करवा देंगे। तो यही चीज़ें हैं जो हमें रिहेबिलिटेशन फेज में करनी होती हैं। तो यही है, रिहेबिलिटेशन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आ जाता है फॉलोअप। अब देखिए फॉलोअप में क्या है, अभी बच्चे को समझो हमने डिस्चार्ज कर दिया है, उसमें मतलब मोस्टली हम रिहेबिलिटेशन फेज में ही डिस्चार्ज कर देते हैं, खुद से खा पी रहा है, बस माँ को इंस्ट्रक्शन देके हम डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर फॉलोअप के लिए कहते हैं। रिहेबिलिटेशन फिर मदर खुद करती है घर में। अब उसके बाद हम करेंगे फॉलोअप। अभी हम फॉलोअप कैसे करेंगे, फॉलोअप में हमने क्या करना है कि माँ को बुलाना है कि कितने कितने वीक के बाद बुलाना है, तो ये हम देखेंगे। इसको ऐसे याद कर ले, 1 2 1 3 6 एंड देन ईयरली, 1 2 1 3 6 एंड ईयरली, ऐसे याद करें। पहले हम बोलेंगे कि 1 वीक के बाद आए, फिर बोलेंगे हम कि 2 वीक के बाद आए, फिर 1 मंथ के बाद आए, फिर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आए, एंड देन 6 मंथ्स के बाद आए, और फिर वो ईयरली आए। 1 2 1 3 6 एंड देन ईयरली। पहले 1 वीक के बाद वो दिखाने के लिए आए कि रिकरेंस तो नहीं हो गए, दोबारा साइंस में अपीयर नहीं हुए। फिर वो 2 वीक के बाद आए, फिर 1 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ एंड देन ईयरली। तो ये हम ऐसे याद कर लेंगे, 1 2 1 3 6 एंड देन ईयरली। अभी सीवियर मेल न्यूट्रिशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है कि कैसे मैनेज करेंगे। पहले हमने अर्ली मैनेजमेंट की जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी सारी, हमने वो सही कर दी। रिहेबिलिटेशन कब करते हैं, कब स्टार्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया इसमें क्या क्या करते हैं वो भी देख लिया। फॉलोअप कब कब कौन से मंथ में हमने बच्चे को बुलाना है, कितने टाइम बाद बुलाना है, हमने वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम मॉडरेट या माइल्ड मेल न्यूट्रिशन के साथ जब बच्चा आता है इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अब देखें, जो माइल्ड या मॉडरेट हम मेल न्यूट्रिशन को ट्रीट करते हैं ना, ये याद रखना इसमें बच्चा कभी भी सीरियस कंडीशन में नहीं आता। माँ ऐसे आएगी बोलेगी कि बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ा, सफ़ा कमज़ोर बच्चा आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बच्चे का कम वजन कम हुआ पड़ा होगा, या इसकी वजह से आएगी। या तो माँ आएगी कि बच्चा माइलस्टोन सही से अचीव नहीं करेगा, बोलेगी 6 मंथ का हो गया अभी तक ये बैठना स्टार्ट नहीं किया, साल से ज़्यादा हो गया अभी तक चलना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक वजन भी इसका कम हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम ना बस कैलोरीज वगैरह ज़्यादा देंगे, जितना खिला पिला सकते हैं उतना खिलाएं। अगर बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो हम ये प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। अगर वो वीनिंग पर है तो हम बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फ्रीक्वेंसी में वीनिंग करवाओ। अगर वो खुद से खा पी रहा है तो उसका जो फूड है हम ज़्यादा हेल्दी कर देंगे, फ्रूट्स वगैरह देंगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगे उसको। एक्स्ट्रा कैलोरीज हम कितनी देंगे बच्चे के अंदर, तो हम ये याद रख लेते हैं कि हमने 120 कैलोरीज पर डे के हिसाब से बच्चे को देना है। 120 कैलोरीज पर केजी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से बच्चे को देंगे। 120 कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से देंगे, ये पहला पॉइंट। और दूसरा ये है कि सप्लीमेंट सारे दे देंगे। अब कौन कौन से सप्लीमेंट होते हैं, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देंगे,
आयरन के सप्लीमेंट देंगे और विटामिन ए के सप्लीमेंट वगैरह देंगे। विटामिन ए के लिए ये याद रखें कि जब बच्चा देखिए सीवियर के साथ आ रहा था तब डोज अलग थे, कि जैसे लेस देन 6 मंथ था तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दे रहे थे। 6 से अगर एक साल का बच्चा था तो हमने 1 लाख दे रहे थे, और अगर 1 साल से बड़ा बच्चा था तो हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे रहे थे। लेकिन इसमें इतने ज़्यादा हमने विटामिन ए का डोज नहीं देना, जितना नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट बच्चे की होती है उतनी देंगे। डेली रिक्वायरमेंट जो बच्चे की होती है विटामिन ए की वो होती है 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो बस हम इतना ही बच्चे को देंगे। तो ऐसे बस इतना ज़्यादा इसका ख़ास नहीं था, माइल्ड से मॉडरेट हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे और ये हमारा मेल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया।